हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कंसेप्ट आरएक्स मेड। मेरा नाम है ओमकार और हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर पढ़ाई नहीं करने वाले। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे टैप किया है, इसका मतलब आपको जानना है कि इज एमबीबीएस रियली दैट हार्ड। यस, तो हम बात उसी पे करेंगे। कुल मिलाकर 14 पॉइंट्स होंगे। उन पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे कि आपका एमबीबीएस आखिर में इतना मुश्किल है भी या नहीं, या सिर्फ आपको लग रहा है। ठीक है, तो अभी आप इसका आंसर नहीं दे सकते, हम पूरा एनालाइज करके चलेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका कि आपका सिलेबस। तो एमबीबीएस का जो आपका सिलेबस है, एमबीबीएस छोड़ो, फर्स्ट ईयर का जो आपका सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हम सबको लगा था, सबको ही लगता है। आप क्या होता है कि आप नीट के बाद आते हो, नीट के बाद आपका पोस्ट नीट इनर्शिया होता है, मतलब आपको कुछ पढ़ने का मन नहीं करता, आपकी लंबी छुट्टी होती है, आप मेडिकल कॉलेज में आ जाते हो, लेकिन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री आपको एकदम पूरी तरीके से मतलब ख़त्म ही कर देते हैं। जब चालू होता है तब आपको लगता है कि सब आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं आ रहा होता। तो ठीक है, ये आपकी मेन पहली बात प्रॉब्लम होती है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में। ऐसा नहीं है कि आप सारा एक साथ ही पढ़ने लग जाओ, आज पूरी की पूरी बीडीसी खत्म कर दूंगा, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है एट अ टाइम, और उसके बाद में आपको सब चीज़ें नहीं पढ़नी। पहली बात, आपको पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक नहीं रटनी है। पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक कोई नहीं रट सकता, सबसे बड़ा महान डॉक्टर भी पूरी की टेक्स्ट बुक नहीं रट सकता। आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको वो एग्जैक्ट एज इट इज़ आने चाहिए, क्योंकि वो आते ही आते हैं। आप यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यूज चेक कर सकते हो, आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे, या फिर आप किसी सीनियर से पूछ लो। अगर आप दोनों कर सकते हो, सीनियर से भी पूछ लिया और पीवाईक्यूज भी चेक कर लिया, तो उससे ज़्यादा बढ़िया आपको मार्क्स कहीं से नहीं मिलने वाले, क्योंकि सीनियर सारे हेल्पिंग नेचर के होते हैं। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि जा मैं नहीं दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, या फिर मैं दे दूंगा, मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो ये बात होगी पहली आपकी। दूसरी बात आती है आपकी कि आप जो पढ़ते हो आपको रिकॉल नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ होता है। सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं, फाइनल ईयर में तो आपको इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने, उसमें भी आपकी बैंड बच जाने वाली उसमें। तो आपको क्या करना है, अभी से आप आदत बना लो कि अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा तो आप क्या करोगे, टॉपिक पढ़ा आपने एक ब्लैंक पेज लिया, उस ब्लैंक पेज पे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपको याद है उस टॉपिक के बारे में, वो सारा उस ब्लैंक पेज पे लिख लो। ठीक है, अब कंपेयर करो कि आपको कितना रिटेन हुआ। आप देखो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें रिटेन हो गई होंगी, जो नहीं हुई होगी उसको आपको एक बार रिवाइज करना है तभी के तभी। फिर आपको क्या करना है, आपको वो टॉपिक उठाना है वापस 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद आप देखोगे आपको थोड़ा कम याद रहा होगा, लेकिन अभी क्योंकि आपने वापस से 3 दिन बाद रिवाइज किया है, आप वापस 7 दिन बाद जब रिवाइज करोगे उसको, तो आपको वो प्रॉपर आने वाला है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा रिकॉल मेथड है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, बहुत इजी आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। बायोकेमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है और फिजियोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फ्लो चार्ट्स बना के मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट्स में मार्क्स मिल जाते हैं। जो बायोकेम के रिएक्शंस होते हैं उनके स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलिसिस मान लो या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसके स्टेप वाइज अगर आप लिख लोगे तो आपको प्रॉपरली डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है कि ये एंजाइम आया फिर इसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बनाया। नहीं, आपने वही लिखा, उसमें काफ़ी हो जाता है। और फिजियो में भी सेम है, मार्क्स मिल जाएंगे। एनेट में आप नहीं बना सकते, वो मैं मानता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट कि आपको रिकॉल नहीं होता। थर्ड पॉइंट ये कि एनाटॉमी आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, और एनाटॉमी है भी खतरनाक भाई सब्जेक्ट, आपको पूरी बॉडी पढ़नी है उसमें। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है सारे वो चीज़ें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। जैसे मान लो अपर लिम हो गया। अपर लिम में आपको पता है ब्रेकियल प्लेक्सस एक ऐसा क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा। सेकंड है आपका जो एचएनएफ में एंटीरियर या पोस्टीरियर ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल कंफर्म आता ही आता है, तो आपको वो अच्छे से करके जाना है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू से या फिर सीनियर से मिल जाएंगे। और दूसरी बात है कि डायग्राम्स बनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। डायग्राम्स को आपको क्या करना है ना, आपको रोज़ बनाने पड़ेंगे, उसमें कोई आपको शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि जो मान लो अभी टीएमजे जैसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, उसका एक ही डायग्राम है और वो बहुत ज़्यादा ये है टिपिकल है। ब्रेकियल प्लेक्सस एक ही डायग्राम, आपको वो आ गया, खत्म है क्वेश्चन। तो वही आपको डायग्राम से डेली प्रैक्टिस करना है। क्लिनिकल अप्लाइड एनाटॉमी में खास करके पढ़ाता हूँ हर क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो भी मैं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि अप्लाइड एनाटॉमी के होते हैं मार्क्स। अगर मान लो 10 मार्क का आपका एलएक्यू है तो 2 मार्क आपके अप्लाइड एनाटॉमी के ही होते हैं उसमें। ठीक है, तो मान के चलना है अप्लाइड एनाटॉमी तो करना ही करना है। अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, अप्लाइड लिख के आ जाओगे, 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब आते हैं अगला आपका फेवरेट वाइवा। वाइवा में भाई अलग ही सीन होता है। वाइवा में इट डिपेंड्स कंप्लीटली तो नहीं, पार्शियली डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन पे और पार्शियली मूड ऑफ द एग्जामिनर। आपको बस आपकी प्रिपरेशन आपके हाथ में, तो आपको वही करना है। मेनली आपको क्या है, आपको कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोलना है वाइवा में कि खत्म हो जाए, आपको मतलब उसके आगे कुछ लिंक ही ना मिले, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपने बोल दिया
नहीं, एग्जामिनर सिर्फ आपके वाइवा के बेसिस पे आगे आगे बढ़ता है, उनके स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी अगर आप करके जाओ ना तो आपका वाइवा पासिंग मार्क्स तक आपको मिल जाता है। और ऐसा नहीं होता कि वाइवा में आपको एक सवाल नहीं आया तो भेज देंगे, आपको चांस देते हैं कि आपको ये नहीं आया तो वो बताओ, वो नहीं आया तो ये बताओ। कभी कभी तो आपको एनाटॉमी में वाइवा में वो लोग ये देंगे, क्या कहते हैं, चॉइस देंगे कि आप अपने चॉइस का बोन पिकअप करो, तो उसका आपको नहीं छोड़ के जाना है वाइवा के एनाट में। और वाइवा में आपको जाते ही भाई इट इज़ बेसिक कि आपको टीचर को जो एग्जामिनर बैठे उनको जाके विश करना है, जल्दी से जाके बैठ नहीं जाना है, आराम से वहाँ पे जाके खड़े रहो, गुड मॉर्निंग गुड, उसके बाद वो बोलेंगे कि यू मे हैव अ सीट, तो बैठना। आके पहले ही बैठ गए, नहीं अच्छा नहीं लगता। जो हमारे हाथ में चीज़ें वो हम क्यों छोड़े ना, जो हमारे हाथ में वो हम नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि एग्जामिनर का हमें पता नहीं है मूड कैसा है कि क्या है, आपको थोड़ी पता है वो कौन है, वो तो बाहर के कॉलेज से आ रहे, राइट। तो ये हो गई वाइवा की बात। अगला है भाई, आपको एग्जाम्स में आंसर नहीं लिखने आते, यू कैन नॉट राइट आंसर्स प्रॉपरली इन एग्जाम्स इवन दो इफ यू आर नोइंग द आंसर। ऐसा क्यों होता है? तो पहली बात तो आपको फॉर्मेट नहीं पता। फॉर्मेट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है एलएक्यू में। अगर आप एलएक्यू लिख रहे हो, खासकर आपकी डेफिनेशन आनी चाहिए, आपका क्लासिफिकेशन आना चाहिए, आपके टाइप्स आने चाहिए अगर प्रेजेंट हो। उसके बाद आपका बाउंड्रीज पूछा है तो बाउंड्रीज, कंटेंट्स पूछा है तो कंटेंट्स, उसके पार्ट्स अलग दोगे तो हर पार्ट का अलग कंटेंट, फिर अप्लाइड एनाटॉमी, फिर डायग्राम। अगर ये आप प्रॉपर लिखो तो आपसे आपके 3 से 4 पेज आराम से भरते हैं, एंड दैट इज द परफेक्ट फॉर्मेट फॉर योर एलएक्यू। आपको 10 में से 8 देने के लिए टीचर भी नहीं हिचकिचाएंगे फिर, ठीक है। तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आपको वहाँ पे जाके याद ही नहीं आ रहा कि मैंने क्या पढ़ा था। अब इस केस में आप क्या करना है, आपको जो भी उससे रिलेटेड याद है आपको लिख के आओ, आपको खाली नहीं छोड़ना है प्लीज़, भगवान के लिए वो खाली मत छोड़ना आंसर शीट, कुछ ना कुछ तो आपको लिख के ही आना है उसमें, ठीक है। दूसरी बात वो हो गई। तीसरी बात, अगर आपको किसी भी एसएक्यू में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, मान लो कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन आपको उसका डायग्राम आ रहा है, तो डायग्राम बना दो, सिर्फ डायग्राम बना के आ जाओ, आपको 1 या 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे, 0 तो इन्हें मिलेगा ना एटलीस्ट। तो वो बात है, आपको एग्जाम अच्छे से लिख के आना है, बस वही है। थियरी तो आपकी अच्छी जाती है, खैर वाइवा में आपको मतलब बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, तो वाइवा का मैंने बता दिया। और हाँ, वो आपका टाइमिंग भी, आपको टाइम मतलब नहीं मैनेज होता है। मेरा एनाटॉमी में ऐसा होता था कि बस एक ही बार, मतलब मेरी यूनिवर्सिटीज़ में मुझे पूरा पेपर मैंने कंप्लीट किया था, उससे पहले मेरा एक भी एनाटॉमी का थियोरी एग्जाम में पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं 1 या 2 ऐसे क्यों छोड़ के आता था, क्यों? क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। मैं एक ही क्यों पौना घंटा लिखते बैठ रहा हूँ वहाँ पर, टाइम मैं देख ही नहीं रहा घड़ी में कितने बजे, ऐसा नहीं है। आराम से आपको टाइम मैनेज करके आपको लिखना है, फास्ट लिखना है भाई, और कोई ऑप्शन नहीं। हैंडराइटिंग अच्छी बनाना, अगर एग्जामिनर को समझ नहीं आया तो मार्क्स नहीं देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पूरे एमबीबीएस के कोर्स में आपको टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो तो आप नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या, आपके सामने 3 सब्जेक्ट्स हैं, एनाट, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। अब आप बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं एनाट ही पढ़ूंगा, बायोकेम और फिजियो को कुछ पता ही नहीं, या फिर एनाट और फिजियो ही पढ़ूंगा, बायोकेम का कुछ आता पता ही नहीं, फिर पता चला बायोकेम में रैम लग गई। ऐसा नहीं करना है, आपको तीनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं। ऐसा हो सकता है कि एनाटॉमी आप ज़्यादा पढ़ो, बायोकेम थोड़ा कम पढ़ो, बट आपको सारे सब्जेक्ट्स को हाथ लगाना ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दिया तो उसमें रैम लग जाएगी, रैम में कवर नहीं हो पाया, सप्ली लग जाएगी, खत्म है। फिर सप्ली लग गई तो सेकेंड ईयर में आप सेम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आ पाओगे, आप लेट आओगे 2 महीना, एंड दैट ब्रेक्स ऑल ऑफ योर मोमेंटम। तो आपको क्या करना है, आपको आराम से तीनों सब्जेक्ट पढ़ते रहना है, हर रोज पढ़ना है। ऐसा नहीं कि छुट्टी मार दिया, आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, नहीं, आप एमबीबीएस कोर्स में हो, आपको पढ़ना पड़ेगा रोज, उसका कोई चारा नहीं। तो आपने पढ़ लिया, संडे के अलावा संडे को आप थोड़ा बहुत ये कर सकते हो चिल, अगर आपका अच्छा चल रहा है फ्लो तब। अगर आपका बैकलॉग है तो संडे को भी पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा है भाई कि एनाट, बायोकेम, फिजियो आपको रोटेशन में पढ़ना है। परफेक्शन से ज़्यादा आपको कवरेज पे ध्यान देना है कि आपको एक ही सब्जेक्ट में हमें एकदम लेके आएंगे 70-80 और दूसरे में फेल हो गए, ऐसा नहीं। कवरेज में ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट्स इक्वली पढ़ने, थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं पढ़ने, लेकिन पढ़ने सारे हैं, ठीक है। तो ये बात है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन लास्ट मोमेंट क्रैमिंग। इसका क्या मतलब है कि आप जो है एंड मोमेंट पे जाके पढ़ते हो, एक हफ्ते में पूरे साल का सिलेबस पढ़ लेंगे, नहीं होता। हो जाएगा, लेकिन आप इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो अगर आप पहले से पढ़ो। तो पहले से क्या पढ़ना है आपको, थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर अप करते चलो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा याद कर लो एग्जाम की तरह, क्योंकि मुझे भी पता है कि पहले अगर पढ़ लोगे तो एग्जाम तक आते आते भूल जाते हो, इसलिए आप बोलते हो कि एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे तो बेटर है। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ो तो बाद में जाके आपको इजी पड़ेगा ना, आपको स्ट्रेस नहीं होगा कि एक दिन में मुझे 7 चैप्टर पढ़ने, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आराम से आप कर पाओगे अगर आपने पहले ही कर रखा होगा एक बार। तो वही है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है हमको एग्जाम से पहले भी। एग्जाम तक आते आते हमें सिर्फ रिविजन स्टेज तक ही पहुंचना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम कल है और मैं पहली बार ये टॉपिक आज देख रहा हूँ, ऐसा नहीं।
हमें रिवीजन करना है एग्जाम से पहले, उस हिसाब से पढ़ना, PYQs कर लेना एग्जाम से पहले, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट वही है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको नहीं पता होते मोस्टली। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए अगेन आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो देखने हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आपके सीनियर्स आपके एकदम मतलब हेल्पफुल होंगे, तो उनको आप पूछना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने, वो देंगे आपको मार्क करके, वही ज़्यादातर उनको पता है, वही आता है, तो वही करके जाओ अच्छे से। बाकी क्या आप पढ़ सकते हो थोड़े बहुत, एंड आपको मेनली पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मान लो एक क्वेश्चन बैंक है 22 LAQ की, आपको लगता है कि आप 22 LAQ याद कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, तो आपको इंपॉर्टेंट ही याद करना है, तो वही है भाई, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है भाई आपका बैकलॉग। अब MBBS में बैकलॉग पढ़ना बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि अगर आप नीट की पढ़ाई कर रहे होगे तो उसमें भी बैकलॉग पढ़ता था, मेरा भी पढ़ता था, तो उसमें कोई बात नहीं, बैकलॉग क्लियर करना पड़ता है हर एक को। सैटरडे को आपका हाफ डे होता है, या फिर सैटरडे को कॉलेज नहीं होता, तो यूटिलाइज करो वो टाइम थोड़ा बहुत। संडे में आप मान लो शाम के बाद मजे कर लेना, शाम तक तो पढ़ सकते हो अगर आपका बैकलॉग है तो, और बैकलॉग को फटाफट से ही क्लियर कर लो कि उसको रखना है। मान लो आप अभी आपने बैकलॉग रख लिया, वो बाद में सवाल TG में आ गया, तब क्या करोगे? या राइट, तो वही है, आपको वो भी अच्छे से करते चलना है, बैकलॉग आपको क्लियर करते रहना है। आपको इंटरनल्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, जो आपकी PCTs है, PCT 1 2, उसमें कम मार्क्स आ गए, आपने हार ही मान ली, नहीं मैं तो फेल ही होने वाला हूँ, मेरी तो रैम में ही होगा कवर। नहीं भाई, हार नहीं माननी, आपको जज नहीं करना, खुद को एनालाइज करना है। आप एनालाइज करना सीखो। मान लो आपके आ रहे 35 100 में से 40 का पास आएंगे, अब आप देखो ना, आपके पेपर में आपको दे रहे पेपर देखने के लिए, वो क्यों दे रहे? ताकि आप एनालाइज करो अपनी गलतियों को, कि भाई इसमें से क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे और 5 नंबर बढ़ेगा इसे, तो आप वो देखो। आप हार मत मान लो कि ये है ऐसा है, और रैम में हो जाता है कवर। अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत ही बच रहे हैं पासिंग के लिए प्रीलिम्स में, तो आपके रैम में हो जाते हैं कवर अप। सप्ली के लिए बहुत कम लोग ही बचते हैं, और वैसे भी भाई सप्ली हमें नहीं चाहिए, किसको सप्ली चाहिए? यहाँ पर रैम में ही कवर कर लो अगर आप लग रही है तो। एंड इफ रैम नहीं लगी तब तो आप बहुत अच्छे स्टेट में हो। अभी मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो आपको बस थोड़ा बहुत ही जो आप पढ़ रहे हो वही कंटिन्यू रखना है, आप आराम से पास हो जाओगे अच्छे परसेंटेज के साथ। नेक्स्ट है भाई कंपेयरिंग विद टॉपर्स। अब टॉपर्स देखो होते हैं क्लास में, ठीक है, अच्छे लोग होते हैं टॉपर्स ऐसा नहीं कि बहुत बुरे आपको कुछ भी बोल देंगे, नहीं। टॉपर्स का क्या है ना, टॉपर्स का थोड़ा पढ़ने का पैटर्न अलग होता है, उनकी समझने की और लाइक पढ़ने की एबिलिटी जो है वो आपसे ज़्यादा हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि सब लोग सेम पढ़े, कुछ लोग जल्दी पढ़ लेते हैं, कुछ लोग स्लो पढ़ते हैं, कुछ लोगों को मेमोरी बहुत अच्छी है, कुछ लोगों की नहीं होती, तो उनके साथ हमें नहीं कंपेयर करना। आप यहाँ पे क्यों आए हो? डॉक्टर बनने आए हो ना, किसी से बढ़िया बनने थोड़ी आए हो। सबको एट द एंड डिग्री मिलने ही वाली है, आप ये बात ध्यान रख लो। अगर आप पास हो रहे हो हर साल तो आपको डिग्री मिल जाएगी। इट डजेंट मैटर कि आप एनाटॉमी में मान लो 90 ला रहे हो या फिर 50 ला रहे हो, पास तो होना, दैट मैटर्स। आपको पास होना है। जब आप पास हो रहे हो तब आप स्ट्राइव करो कि हाँ अब मैं टॉपर्स के साथ compete कर सकता हूँ। अभी से आप पास ही नहीं हो रहे, टॉपर बनना है, ऐसा नहीं होता ना भाई, आपको पहले स्टेप वाइज जाना है। नेक्स्ट इज आपका लैक ऑफ रिविजन। तो आपको बायोकेम रिवाइज करते चलना है, या वही है कि आपको क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है ना, क्योंकि आप क्रेब्स साइकिल पढ़ के गए हो, ग्लाइकोलिसिस आ गया, क्या करोगे? छोड़ना पड़ेगा, तो क्यों छोड़ना है? सब पढ़ के चल लो, और तभी आप लिख पाओगे एग्जाम में, जब आपने उसको 3-4 बार रिवाइज किया होगा। मुझे अभी भी याद है जब मेरा बायोकेमिस्ट्री का था एग्जाम, तब मैं क्या करता था, मैं सारी साइकिल्स अपने खुद के मन से 4-5 बार पूरा मैंने नोटबुक भर दी थी, 4-5 बार लिख के ख़त्म कर दो, जब तक आपके दिमाग में वो प्रिंट नहीं हो जाता। एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखा, फटाफट चालू, वही जो आपने खुद से लिखा था 4-5 बार, ये आपको करते चलना है। आगे बढ़ते हो, कंसेप्ट वर्सेस मगिंग। तो या कंसेप्ट वर्सेस मगिंग आपका तो क्या है भाई? फिजियोलॉजी इज कंप्लीट कंसेप्ट, उसको आप मगिंग नहीं बोल सकते। थोड़ा बहुत पार्ट आपको हर सब्जेक्ट में याद करना पड़ता है, उसको मगिंग नहीं बोल रहा मैं। मगिंग मतलब पूरा ही रटना, तो ऐसा तो कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें आप पूरा ही रट रहे हो, थोड़ा बहुत तो समझने का होता है। फिजियो में काफ़ी कुछ समझने जैसे, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, और अगर आपको फिजियो में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है और आप रट नहीं रहे हो उस सब्जेक्ट को। नेक्स्ट आपका क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या है? विजुअलाइजेशन ज़्यादा है। एनाटॉमी में आपको स्ट्रक्चर्स विजुअलाइज करने रहते हैं, उसके लिए आपके पास ऐप होता है एनाटॉमी का, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डायग्राम्स BDC के, उसमें से अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया। उसके साथ आपको मेमोराइज तो करना पड़ेगा, मसल्स के नाम है भाई बहुत अजीब से, तो वो आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है बायोकेम। बायोकेम में मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत पार्ट रटने का है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें समझने वाली भी तो है। जैसे कि मान लो आपके कोई भी साइकिल्स हो गए, तो वो आपके बॉडी में एक्चुअली में हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने खुद से डाला है, एक्चुअली में हो रहा है तो हो रहा है भाई, उसमें क्या आप कर सकते हो? अब आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम फियर या फिर पैनिक आउट होना। तो पैनिक होना तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है MBBS में। जैसे कि आप मान लो PCT 1 दे रहे थे फर्स्ट ईयर की,
तब आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे होंगे, मतलब आपको पता ही नहीं होगा कि पेपर कैसे है, लिखना कैसे। बट अभी जैसे प्रीलिम्स आ रहे तो आपको पता है कि पेपर का फॉर्मेट ऐसा ऐसा होता है, मुझे ये लिखना होता है, मुझे इतना इतना आता है, इतने इतने टाइम में मेरा खत्म हो जाता है, या फिर नहीं होता तो मैं ख़त्म करने का ट्राई करूँगा। तो आपको पैनिक नहीं होना है पहली बात तो। अगर आप पैनिक हो गए 50% खेल वहीं पे ख़त्म, आपका साइकोलॉजी वैसे बन जाता है कि मुझे एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। चिल माइंडसेट से अगर पेपर मुश्किल भी आ रहा है, जो आपको आता है वो लिखो। अगर आप अच्छा खासा लिख लोगे ना एग्जाम में, तो टीचर्स भी पास कराने के लिए बैठे हुए हैं, आपको फेल कराने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ। सब चाहते हैं कि आप पास हो जाए, ठीक है। सिर्फ आपको खुद को वो चाह होनी चाहिए कि मुझे पास होना है, वरना तो फिर क्या है, फिर कोई मदद कर नहीं सकता आपकी, राइट। तो वही आपको पास होते चलना है, आराम आराम से आपको पेपर लिखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम से पहले। थोड़ा बहुत आप चिल कर सकते हो, सॉन्ग्स वगैरह तो आप सुनते रहते होंगे ना, तो वही है, आपको बस कोप अप करना है। तो यार वही है आपकी एंड लाइन तो ये है कि मानता हूँ मैं कि फर्स्ट ईयर मुश्किल है, इट इज़ नॉट ईजी, मुश्किल हर ईयर मुश्किल है आपका। लेकिन फर्स्ट ईयर आपको मुश्किल लगता है क्यों? क्योंकि आपका जो है एक्सपोजर नहीं हुआ होता है एमबीबीएस को अभी तक। आप अभी तक बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप बीच में से आगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, तो आपको थोड़ा बहुत तो महसूस होगा ना चेंज। तो वही है, तो थोड़ा बहुत तो चेंज होता है, आप कैसे मैनेज करते हो दैट मेक्स द चेंज, राइट। तो आपको मैनेज करते चलना है भाई। आपको अगर आप आए हो एमबीबीएस में, इसका मतलब आपको डॉक्टर बनना है, ये तय है। तो आपको डॉक्टर बनना है, उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े कर लो। उसके बाद क्या है, आपकी तो मज़े ही मज़े ना डॉक्टर बनने के बाद, राइट। तो वही है भाई, आज की वीडियो ये थी, नॉन एकेडमिक वीडियो थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो इस वीडियो को। ऐसी टाइप की अगर आपको और नॉन एकेडमिक वीडियोस चाहिए हो तो मुझे बताना कमेंट्स करके। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं आगे, हम पढ़ेंगे, मुझे पता है, मैंने एंटीरियर ट्रायंगल तक करवा दिया है। नेक्स्ट है मेरा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, तो वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए वीडियो देख लो, आई होप इससे आपको हेल्प हो गई होगी। एंड यस, एमबीबीएस इज़ नॉट दैट हार्ड, ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो। चलो बाय।